हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्स नोवा। आई एम अर्षा सिंह एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो चाइल्ड केयर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि फैमिली बिलीव्स और ट्रेडिशंस भी ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। So let's understand the introduction. Child health is influenced not only by biological factors but also by cultural and religious contexts. इसका मतलब है कि चाइल्ड हेल्थ सिर्फ फिजिकल कंडीशंस या बायोलॉजिकल फैक्टर्स तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि चाइल्ड का कल्चर और रिलीजन भी उसके हेल्थ, हैबिट्स और केयर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए चाइल्ड केयर को समझने के लिए हमें इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम देयर फैमिली एंड सोसाइटी, which affect their development and response to illness. Religion also shapes health perceptions and healthcare decision. बच्चे अपनी फैमिली और सोसाइटी से बिलीव्स, वैल्यूज और बिहेवियर सीखते हैं, जो उनके सोचने का तरीका, डेवलपमेंट और इलनेस के टाइम उनका रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स जो है रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जाते हैं। कई फैमिलीज में ऐसा होता है। इस तरह रिलीजन भी डायरेक्टली हेल्थ परसेप्शन और ट्रीटमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। Therefore, modern pediatric care focuses on cultural competencies and respect for diversity. इसलिए मॉडर्न पीडियाट्रिक केयर में नर्स का रोल सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं होता है, बल्कि पेशेंट के कल्चर और रिलीजन को समझना और रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक नर्स के लिए। इससे नर्स और पेशेंट के बीच में जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और हम क्या करते हैं, मोर इफेक्टिव, सेफ और पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करना कर पाते हैं एक नर्स। Influence of culture and religion on child health. First one is cultural and religious factors play an important role in influencing child development, health, behavior and treatment practices. इसका मतलब है कि कल्चर और रिलीजन चाइल्ड के ग्रोथ, डेली हैबिट्स और ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हाइजीन प्रैक्टिस हो गई, है ना, फीडिंग हैबिट्स हो गई और केयर पैटर्न्स हर कल्चर में डिफरेंट होते हैं। सेकेंड वन इज दे शेप द फैमिली परसेप्शंस ऑफ इलनेस एंड दिस परसेप्शन में वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। मतलब हर फैमिली जो है इलनेस को अलग तरीके से समझती है ना। कुछ लोग इलनेस को नॉर्मल मानते हैं जबकि कुछ लोग उससे सीरियस लेते हैं, है ना। तो ये फैमिली पर डिपेंड करता है। ये डिफरेंस कल्चर्स, बिलीव्स की वजह से होता है ना। थर्ड वन इज culture affects health seeking behavior, including when and where families seek medical care. कल्चर डिसाइड करता है कि फैमिली कब और कहाँ ट्रीटमेंट लेने जाएगी, है ना। ये डिपेंड क्या करता है, कल्चर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहले होम रेमेडीज या ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, है ना। Then, religious beliefs influence acceptance of treatment, dietary practices, and use of traditional or spiritual healing methods. मतलब रिलीजन ट्रीटमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है ऑब्वियसली,
है ना। कुछ लोग स्पेसिफिक मेडिसिन या प्रोसीजर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डाइट भी जो है रिलीजन से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे फास्टिंग हो गया, वेजिटेरियन डाइट या फूड रेस्ट्रिक्शंस। साथ ही कुछ लोग स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल हीलिंग्स मेथड भी जो है डिपेंड करते हैं, पर भी डिपेंड करते हैं। Then fifth point is these factors also affect the utilization of healthcare services and preventive practices. अब इसमें क्या है, कल्चर और रिलीजन्स ये भी डिसाइड करते हैं कि लोग जो है हेल्थ सर्विसेज का यूज़ कितना करते हैं, जैसे वैक्सीनेशन लेना, रेगुलर जो है चेकअप करवाना, ये सब बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। Therefore, healthcare professional must provide culturally sensitive care while ensuring safe and evidence-based management. इसलिए नर्स को पेशेंट के कल्चर और रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हुए केयर देनी चाहिए, है ना। लेकिन साथ ही एंश्योर करना है कि केयर सेफ और साइंटिफिक मींस एविडेंस बेस्ड हो। सो कल्चर और रिलीजन बेसिकली चाइल्ड हेल्थ के हर स्टेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इन्हें समझना एक नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल सी द हार्मफुल cultural practices of child rearing. Unclean delivery practices increase the risk of infection and neonatal sepsis. मतलब अगर हम डिलीवरी के दौरान एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो नहीं करेंगे तो न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और सीवियर केसेस में न्यूनेटल सेप्सिस भी डेवलप हो सकता है। Application of substances like cow dung or mud on the umbilical cord leads to serious infections such as tetanus. कई जगह लोग जो है कॉर्ड पर काऊ डंग या मिट्टी लगा देते हैं, लेकिन इससे डेंजरस इन्फेक्शन जैसे टिटनेस हो सकता है जो न्यूबॉर्न के लिए रिस्की है। तो ये चीज़ें जो है फॉलो नहीं करनी है। यूज ऑफ प्रीलैक्टल फीड्स delays breastfeeding and increases infection risk. कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चे को हनी या गुटी दी जाती है, इससे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डिले होता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। डिस्कार्डिंग कोलोस्ट्रम deprives the newborn of essential immunity. कुछ लोग पहला दूध यानी कोलेस्ट्रम को निकाल देते हैं, वो बच्चे को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोलेस्ट्रम रहता है, पहला जो गाढ़ा दूध रहता है माँ का, वो बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन कई लोग जो हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं करनी है। Practices like applying kajal and neglect of the female child negatively affect health and development. काजल लगाना या फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करना भी हार्मफुल है, इससे चाइल्ड की हेल्थ और प्रॉपर डेवलपमेंट पर नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है। Child marriage and female feticide result in serious health risk and social imbalance. चाइल्ड मैरिज और फीमेल जो फेटिसाइड दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ये ना सिर्फ हेल्थ केयर रिस्क बढ़ाते हैं बल्कि सोसाइटी में इम्बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। सो हमें इन हार्मफुल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके अवॉइड करना चाहिए ताकि हम चिल्ड्रन को सेफ और हेल्थी एनवायरनमेंट दे सकें। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रोवाइड culturally sensitive pediatric care. Assess the child's and family's understanding and meaning of illness. मतलब हमें पहले ये समझना चाहिए कि फैमिली जो है इलनेस को कैसे परसीव करती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और वो इलनेस को किस नज़रिए से देखते हैं। लिसन टू देयर व्यूज विद अ नॉन जजमेंटल एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। हमें उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए बिना जज किए, और हमेशा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हमें क्या करना है, मेंटेन करना चाहिए।
Consider family dynamics, values and decision making patterns. फैमिली के वैल्यूज़, रिलेशनशिप और डिसीजन लेने का तरीका भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. Then be open to cultural and traditional healing practices when safe. अगर कोई ट्रेडिशनल या कल्चरल प्रैक्टिस सेफ है तो हमें उसके लिए ओपन रहना चाहिए और कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए. रिस्पेक्ट पेरेंट्स ओपिनियंस एंड इन्वॉल्व दैम इन केयर प्लानिंग. पेरेंट्स की ओपिनियंस को का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें केयर प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो जो है कंफर्टेबल फील कर सकें. Use culturally appropriate communication and connect families with relevant community resources. हमें ऐसा कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो, और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें कम्युनिटी रिसोर्सेज से भी कनेक्ट करना चाहिए, है ना. सो कल्चरली सेंसिटिव केयर का मतलब है पेशेंट के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हुए सेफ और इफेक्टिव जो है केयर प्रोवाइड. So now we will see some important factors affecting child health. First one is maternal health. The nutritional and health status of the mother during pregnancy directly influences fetal growth and overall child health outcomes. मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन डायरेक्टली बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट करता है. अगर मदर जो है हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी डेवलप करेगा. Second one is low birth weight. Infant with low birth weight are more susceptible to infections, impaired immunity, and increased risk of morbidity and mortality. मतलब लो बर्थ वेट वाले जो बेबीज होते हैं वो वीक होते हैं, है ना. ऑब्वियसली जब लो बर्थ वेट है तो वीक तो होगा ही बच्चा. उनमें इन्फेक्शंस का रिस्क जो है ज़्यादा होता है और इम्यूनिटी भी कम होती है, इसलिए उनमें इलनेस और डेथ का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है. थर्ड वन इज न्यूट्रिशन. Adequate nutrition is essential for optimal growth and development, whereas malnutrition leads to stunted growth and increased vulnerability to diseases, है ना. प्रॉपर न्यूट्रिशन चाइल्ड के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं है तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ और डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है. सो मैटरनल हेल्थ, बर्थ वेट और न्यूट्रिशन, ये तीनों फैक्टर्स जो है चाइल्ड हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं. Environmental factors: poor sanitation, inadequate housing, unsafe water supply, and unhygienic conditions significantly contribute to childhood illness. मतलब अगर सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है, जैसे पुअर सैनिटेशन है, अनसेफ वाटर है या अनहाइजेनिक कंडीशंस है, तो बच्चों में डिजीजेस का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस: factors such as parental education, income, occupation, and living standards determine access to healthcare services and influence child health status. फैमिली का एजुकेशनल लेवल, इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड भी चाइल्ड के हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं तो हेल्थ केयर ईजिली जो है मिलता है, वरना चाइल्ड की हेल्थ नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट हो सकती है. हेल्थ पॉलिसीज एंड सर्विसेज. Effective government health policies and accessible healthcare services play a crucial role in improving child health and reducing morbidity and mortality. Government policies और health care services भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर सर्विसेज ईजिली अवेलेबल हैं तो चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव होती है और डिजीजेस और डेथ रेट जो है वो दोनों कम होते हैं. Now let's see the difference between adult and child. Anatomical and physiological differences.
First one is larger body surface area. Children have a proportionately a larger body surface area compared to adults. Due to this, they are at greater risk of excessive heat and fluid loss. मतलब चिल्ड्रन का जो बॉडी सरफेस एरिया रहता है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ना। इस वजह से उनमें हीट लॉस और फ्लूइड लॉस का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है। सेकेंड वन इज थिनर स्किन. The skin of children is thinner and under-keratinized as compared to adults, making them more susceptible to infections and external injuries. चिल्ड्रन की स्किन जो रहती है छोटे बच्चों की वो पतली होती है और जो है फुली डेवलप नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन और इंजरीज का रिस्क उनमें ज़्यादा रहता है क्योंकि वो ज़्यादा क्या रहती है, सेंसिटिव होते हैं। Rapidly dividing cells. Cells in children divide more rapidly to support growth and development. Therefore, children are more sensitive to radiation and environmental hazards. बच्चों में क्या रहता है, छोटे बच्चों में सेल्स जो है उनकी फास्ट डिवाइड होते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ फेज होता है। लेकिन इसी वजह से वो जो रहते हैं रेडिएशन और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। Higher heart rate and respiratory rate. Children have higher heart and respiratory rates than adults. This increases their oxygen demand and susceptibility to respiratory infections. मतलब children मतलब छोटे बच्चों का हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट एडल्ट से ज़्यादा होता है। इस वजह से उनकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होती है और वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, है ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है इस वजह से। इमैच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर. The blood-brain barrier in children is not fully developed, leading to increased central nervous system sensitivity and higher risk of neurological involvement. छोटे बच्चों में ब्लड जो ब्रेन बैरियर फुली डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए उनका जो ब्रेन इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स जो है के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है इस वजह से। हायर मेटाबॉलिक रेट. Children have a higher metabolic rate, making them more vulnerable to dehydration, especially during illness or stress. छोटे बच्चों का जो मेटाबॉलिक रेट होता है इस वजह से उनका बॉडी एनर्जी फास्ट यूज करता है और वो स्पेशली इलनेस के टाइम डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा वनरेबल होते हैं। Immature immune system. The immune system is not fully developed, resulting in increased susceptibility to infections. मतलब छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, इसलिए उनकी बॉडी इन्फेक्शंस से इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाती है। इसी वजह से क्या होता है, बच्चे इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं और उन्हें ईजिली इलनेस हो सकती है। माउथ. In infants, the tongue is relatively large and nasal as well as oral. Airways are narrow. Babies are nose breathers up to 6 months of age, making them more prone to airway obstruction and respiratory infections. इस इन्फेंट्स में टंग कंपैरेटिवली बड़ा होता है और एयरवे नैरो होते हैं, इसलिए ब्रीथिंग थोड़ी सेंसिटिव होती है। और क्योंकि बेबीज फर्स्ट 6 मंथ तक मेनली नोज ब्रीदर्स होते हैं, अगर नोज ब्लॉक हो जाए तो उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि वो क्या रहते हैं, नोज ब्रीदर रहते हैं। इसी वजह से वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। आइस. There is absence of tears production in early infancy due to due to immature development of lacrimal glands
अर्ली इन्फेंसी में लैक्राइमल ग्लैंड जो रहते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इनिशियली बेबीज में प्रॉपर टीयर प्रोडक्शन नहीं होती है। इसी वजह से उनकी आईज ड्राई रह सकती है और इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो भी बढ़ सकता है। Eustachian tube. It is short and straight in children, 10° in children, 40° in adults. Air sinuses are poorly developed, and due to its proximity to the throat, infections can easily spread leading to otitis media. मतलब छोटे बच्चों में यूटिशियन ट्यूब जो है छोटी और ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, जबकि एडल्ट्स में थोड़ी स्लैंटिंग होती है ना। इस वजह से थ्रोट या नोज का इन्फेक्शन इजीली एयर तक पहुंच जाता है। साथ ही एयर साइनसेस भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों में एयर इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया का रिस्क जो है ज्यादा होता है। ट्रैकिया. The trachea is short and narrow in children, especially below 5 years of age, increasing the risk of foreign body aspiration. जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी ट्रैकिया छोटी और नैरो होती है, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों में। इस वजह से अगर कोई छोटी सी चीज जो है जैसे फूड पार्टिकल्स या टॉयज अंदर चले जाएं तो एयरवे इजीली ब्लॉक हो सकता है और फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का रिस्क जो है उसमें बढ़ जाता है। Then GFR. Renal function is immature. Urine concentration in newborn is about 800 milliosmol per liter compared to 1400 milliosmol per liter in adults. GFR is lower in neonates, to 125 ml per minute in adults, leading to reduced filtration capacity. जो न्यूबॉर्न्स में किडनी फंक्शन फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, इसलिए उनका जीएफआर एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है ना। मतलब उनकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स और ड्रग्स को जो है एफिशिएंटली फिल्टर और एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। इस वजह से उनमें ड्रग टॉक्सिसिटी और फ्लूइड इम्बैलेंस का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए मेडिकेशंस और फ्लूइड्स केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। सो इन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से चिल्ड्रंस को एडल्ट्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा केयर, मॉनिटरिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। Alimentary tract. Water absorption is poor and stools are watery. Inadequate management may lead to dehydration and even circulatory failure within 24 hours. मतलब छोटे बच्चों में इंटेस्टाइन वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए उनके स्टूल्स जो हैं वो वाटरी होते हैं। अगर डायरिया हो जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट ना मिले तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है और सीवियर केसेस में 24 आवर्स के अंदर जो है सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकता है। Then hepatic function. The liver is immature in newborns. Production of albumin, clotting factors, and vitamin K is reduced. Iron reserves are also low. अब इसमें क्या है, न्यूबॉर्न का जो लीवर है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, एल्बुमिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स और विटामिन के का जो है प्रोडक्शन वो कम होता है। इस वजह से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है और आयरन स्टोर भी कम होने की वजह से एनीमिया का रिस्क भी होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चों में, छोटे बच्चों में एनीमिया देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम. About 90% of brain growth occurs by 2 years of age. Retinal nerve endings, rods and cones, are immature, resulting in blurred and colorless vision during early weeks of life. चाइल्डहुड में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और ऑलमोस्ट 90% जो ब्रेन का जो ग्रोथ है वो 2 साल तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग वीक्स में आई जो है वो फुली डेवलप नहीं होती है, इसलिए बेबी को इनिशियली ब्लड और कलरलेस विजन होती है। सो इन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से चिल्ड्रंस को स्पेशल केयर, मॉनिटरिंग और टाइमली मैनेजमेंट की
जरूरत होती है. So let's see the psychosocial differences in children. डेवलपमेंट इज रैपिड एंड डायनामिक. मतलब चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है और कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, चाहे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली. सेकेंड पॉइंट इज थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड. छोटे बच्चों की जो थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर्स होते हैं वो फुली मैच्योर नहीं होते हैं, इसीलिए वो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रिएक्ट करते हैं. थर्ड वन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, पीयर्स एंड एनवायरनमेंट. बच्चे जो हैं अपने आसपास के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, स्पेशली फैमिली, फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट उनके बिहेवियर को शेप करते हैं. Limited ability to understand and control emotions. बच्चे अपनी इमोशंस को फुल्ली समझ नहीं पाते और ना ही उन्हें प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए वो इजीली क्राई, एंगर या फेयर शो करते हैं. डेवलपमेंट अकर्स थ्रू इरेक्शन स्टेजेस. चिल्ड्रन का साइको सोशल डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है, जैसे इरेक्शन ने डिस्क्राइब किया है, और हर स्टेज का अपना एक डेवलपमेंट टास्क होता है. अटैचमेंट विद केयर गिवर्स इज एसेंशियल फॉर इमोशनल सिक्योरिटी. केयर गिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाइल्ड को इमोशनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. सो जो चिल्ड्रन का साइको सोशल डेवलपमेंट फास्ट होता है और वो एनवायरनमेंट से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. इसके पहले हमने देखा था साइको सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस. नाउ वी विल सी साइको सोशल डेवलपमेंट इन एडल्ट्स. डेवलपमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. एडल्ट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड होता है ना. उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी में फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होते, क्योंकि उनका बेसिक डेवलपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है ना. वैल्यूज, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स आर वेल डिफाइंड. एडल्ट्स के जो वैल्यूज, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं. उन्हें पता होता है कि उन्हें कैसे एक्ट करना है और रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है. बेटर इमोशनल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. एडल्ट्स में अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं और सिचुएशंस को लॉजिकली एनालाइज करके बेटर डिसीजंस लेते हैं, जो उन्हें चिल्ड्रन से अलग बनाता है ना. लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. एडल्ट्स इजीली दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस से. Focus on responsibilities, relationships and social roles. Adults का main focus responsibilities, families, relationships और social roles पर होता है, जैसे जॉब हो गया, family care और social commitments. Changes continues but slower and organized. सो जो एडल्ट्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं, लेकिन वो स्लो और स्ट्रक्चर्ड होते हैं. उनमें क्या होता है, सडन इमोशनल या बिहेवियरल चेंजेस कम होते हैं. सो ओवरऑल एडल्ट्स का साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेबल, मैच्योर और वेल कंट्रोल होता है, जबकि चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक एंड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. So now let's see the cognitive differences between children and adults. Children develop intellectually through different stages as described by Piaget. Their thinking ability gradually improves from simple to complex levels. In contrast, adults achieve cognitive maturity with stable thinking patterns, although individual differences may exist. मतलब चिल्ड्रन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट
स्टेजेस में होता है। जैसे पैगेट ने एक्सप्लेन किया है, इनिशियली उनकी थिंकिंग जो है सिंपल होती है, जबकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग लेकिन धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसके ऑपोजिट एडल्ट्स में कॉग्निटिव मैच्योरिटी ऑलरेडी अचीव हो चुकी होती है, इसलिए उनकी थिंकिंग स्टेबल, लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है ना। लेकिन फिर भी हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो एडल्ट्स में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सो चिल्ड्रन की थिंकिंग ग्रेजुअली डेवलप होती है बेसिकली, जबकि एडल्ट्स की थिंकिंग जो है वो मैच्योर और स्टेबल होती है। Let's see the play differences in children. Play behavior changes according to the child's age and developmental level. It plays a vital role in physical, cognitive, social and emotional development. मतलब प्ले हर एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ये चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे फिजिकल ग्रोथ, थिंकिंग एबिलिटी, social skills or emotional development. First one is infants. Engage in sensory motor play, exploring objects through touch, sight and movement. Play is mostly solitary or onlooker in nature. इन्फेंट में मेनली सेंसरी मोटर प्ले करते हैं, मतलब वो चीज़ों को टच करके, देख कर और मूव करके एक्सप्लोर करते हैं। उनका प्ले मोस्टली अलोन होता है या सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। वो एक्टिवली दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। देन toddlers show parallel play where they play alongside other children without direct interaction. This stage promotes independence and observation. Toddlers में पैरेलल प्ले होता है, मतलब वो दूसरे बच्चों के पास खेलते हैं लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते। इस स्टेज में चाइल्ड इंडिपेंडेंट होना और ऑब्जर्व करना सीखते हैं। Then preschoolers involved in associative and pretend play. Imagination develops and children begin role playing and interacting with peers. प्री स्कूल एज में चिल्ड्रन एसोसिएटिव और प्रिटेंड प्ले करते हैं, मतलब वो इमेजिनेशन यूज करके रोल प्ले करते हैं, जैसे टीचर या डॉक्टर गेम जो बच्चे खेलते ही हैं हमारे घरों में। इस स्टेज में वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना और सोशलाइज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। देन स्कूल एज चिल्ड्रन प्रिफर cooperative and group play. They follow rules, develop teamwork and engage in outdoor activities. स्कूल एज चिल्ड्रन को ग्रुप और कोऑपरेटिव प्ले पसंद होता है, जहां वो रूल्स फॉलो करते हैं और टीम वर्क डेवलप करते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या अदर आउटडोर गेम्स। ये उनके सोशल स्किल्स और डिसिप्लिन को इम्प्रूव करता है। Third one is adolescent. Participate in competitive and organized games. Focus is on skills, achievements, and social acceptance. Adolescents ज़्यादा competitive और organized games में participate करते हैं। उनका फोकस होता है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और अचीवमेंट्स को गेन करना। साथ ही उनके लिए पीर एक्सेप्टेंस जो है और सोशल इमेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Adults engage in recreational and competitive activities such as indoor games, sports, and hobbies, mainly for relaxation and stress relief. Adults play mainly relaxation और stress relief के लिए करते हैं, जैसे इंडोर गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स या हॉबीज। उनके लिए प्ले एंजॉयमेंट और मेंटल रिलैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है।
सो प्ले हर एज के साथ चेंज होता है और हर स्टेज में डिफरेंट डेवलपमेंटल नीड्स को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।